नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी से पहले जो भी सरकारें हुई हैं उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश समग्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यही संदेश दिया जा रहा है कि जनहित की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंच सके, उसके लिए हर पार्टी कार्यकर्ताओं को धरातल पर काम करना है। अंदर जिन लोगों ने 60 वर्षों तक जिनका शासन रहा और आज भी बहुत सारे ऐसे दल जो लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है। पिछले अगर 9 वर्षों की बात करें तो संतुष्टिकरण पर जोर रहा है, केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टिकरण और तुष्टि। मेरा बूथ सबसे मजबूत सीधे संवाद कार्यक्रम के तहत बीजेपी के मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के शासन से देश का हर वर्ग खुश है। पार्टी ने अपने शासन के दौरान हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहा है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। रतन सिंह ने 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। पूरे देश के बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। विषय यही है कि अपना बूथ हम किस प्रकार मजबूत करें कि जिससे कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उन चुनावों की दृष्टि से अपना कार्यकर्ता किस प्रकार मजबूत हो, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल में क्रांतिकारी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करी, उन उपलब्धियों को अपना कार्यकर्ता एक एक उपलब्धियों को जनता के। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 3 जुलाई को यहां अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने देश के सीडीएस जनरल चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भर से 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी जो एकत्रित की गई थी वो इसमें डाली जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुसार यह भव्य आयोजन होगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मान में हम एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बना रहे हैं और 3 तारीख को जो अमर जवान ज्योति, जो ज्योत लगातार जलती रहती है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। उस अमर जवान ज्योति में के नीचे जो 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी हम लेकर आए थे, उस मिट्टी को उस दिन हम डालेंगे। वीर नारियां वहां पर होंगी। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह वहां पर होंगे, के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर होंगे। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कांग्रेस की ही हित की बात करेंगे। उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि अगर सीबीआई ने नोटिस दिए हैं तो वहां इन्हें जवाब देना चाहिए।
बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिस। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव को कांग्रेस द्वारा मजबूती से लड़ने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि सरकार के ऐप में 8000 से ज्यादा शिकायतें हैं जिनमें लोगों ने फोटो भेजकर शिकायत की है, पर सरकार अब उनका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इसके अलावा राज्य में जमीनों की बंदरबाट का बड़ा खेल चल रहा है। कुमाऊं मंडल के पर्यटक स्थल पर यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार समय पर इन चुनावों को करवाए और मैं सब कांग्रेस के लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि इन चुनावों के लिए आप प्रदेश कांग्रेस ने जो कार्य योजना बनाई है पूरी सख्ती के साथ काम करें और जो जनता के सवाल हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं का जो अपमान हो रहा है, आज सड़कें हमारी गड्ढा युक्त सड़कों में बदल गई हैं, नलों में पानी नहीं है, तारों में बिजली नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, महंगाई के साथ भ्रष्टाचार इस शासन में शिष्टाचार बन चुका है, हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण जो है अंकिता भंडारी प्रकरण है। हम चाहते हैं सरकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा नगर निगम की नजूल भूमि में बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला व्यवसायिक भवन बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब करने को कहा है। कोर्ट ने बहुमंजिला भवन में व्यावसायिक गतिविधियों में पूर्णतः रोक लगाने के साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर समय पर जवाब दाखिल न करने पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए सेकेंड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पर अगले आदेशों तक कोई निर्णय नहीं लेने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। कि साहब जब तक ये मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, तब तक जो है या तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना किया जाए और रेंट पे प्रॉपर्टी ना दी जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर सुनवाई करते हुए आज ये कहा है, एक तो HDA जो है हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने टाइम से अपना जवाब दावा दाखिल नहीं किया, और 50,000 रुपये जुर्माने के साथ में उन्हें जवाब दावा दाखिल करने के लिए कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेकंड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है वो अगले आदेशों तक स्थगित की जाती है और वो अथॉरिटी उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी। और साथ ही ये भी कहा है कि ये जो पक्ष हैं, विपक्षी गण जो हैं, प्रदीप बत्रा जी और उनके साथी जो हैं राजेश जी, ये लोग जो हैं इस बिल्डिंग में ना तो किसी को रेंट पे देंगे, ना ही कोई थर्ड पार्टी उसमें क्रिएट। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस और एसओजी ने शातिर चोरों के ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो मोबाइल टावर से कीमती पार्ट्स को चुराते थे जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देहरादून के 4 थानों की पुलिस को इन चोरों को पकड़ने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। बता दें, देहरादून में पिछले कई दिनों से मोबाइल टावरों की सर्विस अचानक बंद हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायत पर जब टावर लगाने वाली कंपनियों ने टावर चेक किए तो टावर पर सर्विस देने वाले उपकरण ही गायब थे, जिसके बाद टावर लगाने वाली कंपनी ने देहरादून के कई थानों में ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले तो पुलिस को लगा कि टावर कंपनियां शायद किसी लाभ के लिए झूठ बोल रही हैं, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक राज्य स्तरीय शातिर चोरों का गिरोह देहरादून में कई टावरों में इस तरह की चोरी कर चुका है। पुलिस ने इन चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलग अलग राज्यों में दबिश देकर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह का पर्दाफाश किए जाने पर एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुमार ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। वहीं कंपनियों के प्रतिनिधियों के मुताबिक चोरी किए गए पार्ट्स विदेश भेजे जा रहे थे। पहले एक
बटवाला जी हमारे रिटायर्ड सीईओ, इन्होंने और एक मिश्रा जी हैं डीआईजी रिटायर्ड हैं यूपी के। तो जो ये आपके मोबाइल टावर कंपनी के कुछ पदाधिकारी हैं, ये उनका फ़ोन आया था तो उसको हमने सीरियसली टेकअप किया। और टेकअप करने पर जो है जिन जिन लोकेशंस पर बताया कि इन्होंने यहाँ चोरी होने की संभावना है, तो उन पर हमने काम किया। उसमें हमारे एसओजी और प्रेमनगर थाने ने काम किया है। और इस पूरी ऑपरेशंस को एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन किया गया। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि आपके कमल नयन है, ये आपका अलीगंज लखनऊ का रहने वाला है। विपुल और प्रियांशु है, दोनों सहारनपुर करने वाले हैं। और विजय कुमार है, ये आपका जो है जिला शामली का रहने वाला है। इनका बेसिकली जो जितनी भी टेलीफोन टावर्स यहाँ देहरादून में हैं, उनको मेंटेनेंस का काम इंडस कंपनी के पास था। इंडस कंपनी ने फिर अलग अलग कंपनियों को फर्दर इसको सबलेट करके काम दिया हुआ था। तो एरोटेक कंपनी है एक, ये चारों जो बंदे पकड़े गए हैं ये उसी के कंपनी के हैं। कमल नयन जो है बेसिकली इसका मास्टरमाइंड है, उसका असिस्टेंट जो है विजय कुमार है। और ये दोनों जिस किसी टावर में अगर ये लोग सर्विसिंग के लिए जाते थे तो वहाँ जा कर के फिर जो है फर्दर उस टावर के लोकेशन ये दोनों अपने जो सहयोगी हैं उनको देते थे। फिर विपुल और प्रियांशु वहाँ पहुँच कर के BTS और RRU, ये दोनों बड़े बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो टेलीफोन के टावर्स में लगा रहते हैं, उनको चोरी ये लोग करते थे। और दोनों की कीमत लगभग 3 से 2 से 3 लाख की कीमत है प्रत्येक पार्ट का। इस पूरी टीम के पास से लगभग 25 लाख का जो है इनके अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख का जो उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते थे टावर में चढ़ करके BTS और RRU को चोरी करने में, वो बरामद हुआ है। पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम। और आपको अवगत करा दूँ, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, यहाँ कई घटनाएं इन्होंने कारित की हैं। और अब हम संबंधित राज्यों से भी हम संपर्क। टावरों पे जो लगते हैं तो ये हमारे कुछ कंपनी जो इनको देखते हैं कि रिपेयरिंग के लिए आते हैं, देखते करने आते हैं। ये L850 है, एक RRU है। बोर्डमाला से गए ये 1:30 बजे लगभग सेलाकुई से गए बाबूगढ़ 4:30 बजे पहुँचे बिदौली के बाद 8:30 बजे उन्होंने कारगिल चौक पे किया। और अगले दिन 11:30 बजे फिर नकरौंदा में किया। ये 7 चोरियाँ इनके द्वारा की गई थी। और ये जो इसके फुटेज कुछ हमारे पास आ गई तो हमने एसओ साहब को, प्रेमनगर के एसओ साहब है, इन्होंने स्टेप लिया और इनको मैंने फुटेज दी। इन्होंने तभी उन्होंने कहा, जब देखी उन्होंने, अच्छा साहब ये मैं चैलेंज लेता हूँ इसको और मैं इसको बहुत जल्दी पर्दाफाश करूँगा। हमारे एसओ दरअसल में गल्फ़ कंट्रीज़ को जाती हैं, जो पहले हमारे आगरा में भी एक इस तरह की पकड़े गए थे, वहाँ से हमें इनपुट मिला था कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ को जाती हैं, सिंगापुर को जाती हैं, मलेशिया को चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ ये दोबारा यूज़ करना। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़1 इंडिया के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी आया शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और चंपावत का रिश्ता बेहद गहरा है। चंपावत से विधायक के तौर पर निर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल का समय पूरा कर लिया है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि चंपावत पीजी कॉलेज को शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कैंपस बनाने के साथ आदर्श कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए आधारभूत ढांचा और अन्य सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। BSNL जिले में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 23 मोबाइल टावर लगाएगा। इससे समूचा जिला मोबाइल संपर्क से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंपावत में विधायक के तौर पर 1 साल पूरे होने पर जिले को 51 करोड़ की 4 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 38 योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात दी। इस स्थान की सेवा करना मैं
अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे यहां सेवा करने का अवसर मिला है और यहां से निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिली है। और एक समय था कि चंपावत इस पूरे रीजन की एक राजधानी के रूप में जानी जाती थी। उसका जो वैभव है पुनः लौटे, उसके लिए सभी प्रयास सबके साथ मिलकर यहाँ पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि 2025 तक चंपावत जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि, पर्यटन में अग्रणी रहेगा। टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन पर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। चंपावत के सभी गाँवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भौगोलिक हालात के अनुरूप योजना तैयार की जा रही है। सरकार का एक एक अधिकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। चंपावत के समग्र विकास और आम लोगों की बेहतरी के लिए चंपावत और टनकपुर में सीएम कैंप कार्यालय की स्थापना की गई है। इससे जन समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिल रही है। जहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में एक जो थीम हम लोगों ने शुरू की है, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड, तो आदर्श चंपावत को लेकर भारत सरकार के भी, राज्य सरकार के भी सभी विभाग, सभी वैज्ञानिक, सभी शोधकर्ता सभी काम कर रहे हैं और उन सब के परिणामों से सब लोग मिलकर जो मंथन करेंगे उसी से आदर्श चंपावत का रास्ता होता हुआ आदर्श उत्तराखंड की ओर जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास को पूरा करने के लिए मनोयोग से काम कर रही है। समान नागरिक संहिता के मसौदे को तैयार करने, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, आंदोलनकारियों को आरक्षण देने जैसे कई काम किए हैं। जाहिर है उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के ये सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई, साथ ही मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया था। कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र सीबीएसई को लिखा था। इसके बाद इनकी मान्यता खत्म कर दी गई। बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया बोर्ड ने और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है। तो उस पर और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल उत्तराखंड। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में देहरादून पहुंची भोजन माताओं ने सचिवालय कूच किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई। वहां भोजन माताओं ने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी। हालांकि पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने से गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया। संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं बीते कई वर्षों से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत करीब 25,000 भोजन माताएं सरकारी स्कूल में कार्य कर रही हैं। इस स्कूल में खाना बनाने के साथ ही चाय पानी पिलाना, स्कूल को खोलने बंद करने की जिम्मेदारी, स्कूल के कमरों और पूरे प्रांगण की सफाई जैसे कई काम उनसे कराए जाते हैं। भोजन माताओं का कहना है कि उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर काम कराए जाने के बाद मात्र
3,000 रुपए मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीं अब 19-20 सालों से सरकारी स्कूलों में काम कर रही भोजन माताओं को कभी विद्यालय में बच्चे कम होने के नाम पर तो कभी स्कूलों के निजीकरण के नाम पर निकाला जा रहा है। इससे भोजन माताओं को अपनी नौकरी जाने का मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। भोजन माताओं ने सरकार से मांग उठाई कि भोजन माताओं को स्थायी करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। इसके साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने के साथ ही शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की मांग उठाई है। विकासनगर के जौनसार बाबर में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा ही कुछ मंगलवार सुबह बाड़वाला जुड्डो मोटर मार्ग पर देखने को मिला, जहां भारी भरकम पहाड़ी का एक हिस्सा मुख्य मार्ग पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था। बताते चले कि प्रदेश में इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके प्रथम धाम गंगोत्री के लिए श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन अचानक सड़क पर पहाड़ी का एक हिस्सा आ जाने से ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को दूसरे वैकल्पिक मार्ग के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। ये करीब 9 बजे के आसपास की बात है और उससे पहले ट्रैफिक बढ़िया चल रहा था। अचानक ही पहाड़ टूट गया और उसमें लगे हैं कार्य करने के लिए सफाई की। यहाँ पर एक ब्रेकर लगा हुआ है और 2 जेसीबी। कब तक संचालन हो पाएगा यातायात? संभवतः परसों तक। तो इस समय जो यहाँ आने जाने वाले जो वाहन है वो कौन से साइड से जा रहे हैं? आजकल NH से जा रहे हैं, कालसी होकर के और काली मंदिर होते हुए जुड्डो। मॉनसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी जिलों में आसमान साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से 1 जुलाई तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता से हिदायत बरतने के निर्देश दिए हैं। हमारे फुटिल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है या फुटिल के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें देहरादून है, चाहे इसी तरह आपका टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और कुमाऊं में मैं कहूँगा कि जो आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर, इवन चमोली, तो इनमें कल जो है हैवी या एक आध जगह में वेरी हैवी रेन्स की भी वो भी संभावना है। और जो थंडरस्टॉर्म के लिए जो वार्निंग है जैसे या हैवी रेन के लिए वार्निंग है, तो आज तो येलो ये सभी वार्निंग्स जो भी है, कल हमने थोड़ा ऑरेंज में उसको किया है। शनिवार को बागेश्वर में वज्रपात से 300 से अधिक बकरियों की मौत पर पशुपालकों को आपदा मद से उपलब्ध कराई जा रही 4,000 रुपए की मदद को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा अधिकारियों को फोन पर निर्देशित किया है कि 4,000 की जगह 6,000 प्रति मृत बकरी के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहा जब पशुपालन विभाग दैवीय आपदा पर मुआवजा राशि देने का काम कर रहा है। बागेश्वर में अभी एक कपकोट में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि बिजली गिरने से 300 बकरियों के आसपास की डेथ हुई है और मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया था माननीय सुरेश गढ़िया जी के द्वारा, जो वहाँ के विधायक हैं। और हमने यहाँ पे फिर सचिव और हमने एक फैसला लिया है कि जो हमारा शीप एंड वुल बोर्ड होगा, वो कभी भी ऐसा कोई भी प्रकरण सामने आएगा जिसमें लाइटनिंग से या जंगली जानवर के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।